दस्तक में आपका स्वागत है। वर्धा में अन्ना हजारे तो दिल्ली में संसद के भीतर भूमि अधिग्रहण विधेयक। इन सब के बीच ममता बनर्जी दिल्ली में गुहार लगा रही है मदद कीजिए। लेकिन बात आज कश्मीर की होगी। कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तेवर के साथ संसद में कहा, उसके ठीक उलट मुफ्ती सरकार की राह दूसरी है। ये क्या दो ध्रुव वाकई जो मिले हैं उनका रास्ता दो ध्रुव की तरह ही रहेगा? कई सवाल कई जहन में होंगे। आज दस्तक में सबको टटोला जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां या कौन सा संयोग है कि बीजेपी जब सत्ता में रहती है तभी कश्मीर को लेकर सवाल इस देश के भीतर उछलते हैं। तीन चेहरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 5 आतंकवादी छूटे थे, यह जिक्र 1989 का है। दूसरा कंधार कांड 1999 और तीसरा मसरत आलम जो रिहा हुए हैं, यह इस दौर का मुफ्ती कांड है। तो ये तीन परिस्थितियां बताती हैं कि 1989 के वक्त भी वीपी सरकार में पीछे कोई नहीं, बीजेपी खड़ी थी। कंधार कांड के वक्त बीजेपी की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और 2015 में भी बीजेपी तो सरकार के साथ खड़ी है इस वक्त कश्मीर में। मसला ये नहीं है, मसला अब उसके आगे जाता है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीनगर से राजनीतिक कैदियों को देखा जाता है, दिल्ली से उसे आतंकवादी की तर्ज पर देखा जाता है। यह बहस लगातार और बहुत पुरानी बहस है। लेकिन हम आपको दरअसल शुरुआते हैं मसरत 2010, जो नारे लगा रहा है श्रीनगर की सड़कों पर। लाहौर में लश्कर तोयबा के तमाम जुड़े लोग वही नारे लगाते हैं 2014 में। नारों की आवाज सुनिए, फिर शुरू करेंगे दस्तक। भारत का जो यार है, वो भारत का जो यार है, इंडिया का जो यार है, इंडिया का जो यार है। यहां कहा गया भारत का जो यार है, वहां कहा जा रहा था इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। कमोवेश नारे एक से हैं। अब यह सवाल है कि दिल्ली का नजरिया क्यों इस बात की दिशा में बार बार जाता है कि दरअसल आतंकवादी संगठनों की पैठ पाकिस्तान में है और असर भारत के भीतर कश्मीर में है। आइए जरा टटोलने की कोशिश की जाए कि 2015 कश्मीर ऐसा क्या हो चला इस दौर में। पहली रिपोर्ट देखिए जो बतलाता है वाकई पाकिस्तान को लेकर जो भी नजरिया भारत का होगा, उस रिपोर्ट को हम दिखाएं उससे पहले कश्मीर को लेकर जो नजरिया बीजेपी का और हर मुश्किल वक्त में वो क्यों कश्मीर को लेकर फंस जाती है। 26 बरस पुराना ये नजारा श्रीनगर का है। 5 आतंकवादियों को रिहा करने के बाद श्रीनगर की सड़कों पर जश्न का यह नजारा है। और दिल्ली ने इसे आतंकवाद की पहली दस्तक के तौर पर देखा था। लेकिन घाटी में इसके बाद ही पाकिस्तान की दस्तक बढ़ी और नारे आजादी के लगने लगे। और संयोग देखिए, आतंकवाद की दस्तक जब कश्मीर में रूबिया शहीद के अपहरण के साथ होती है और केंद्र सरकार 5 आतंकवादियों की रिहाई के आदेश देती है, तो वीपी सरकार को बीजेपी ही उस वक्त दिल्ली में समर्थन दे रही थी। और ठीक 10 बरस बाद 1999 में जब एयर इंडिया का विमान अपहरण कर कंधार ले जाया जाता है, तो 3 आतंकवादियों की रिहाई का आदेश उस वक्त एनडीए सरकार देती है, जो बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में ही चल रही थी। और अब 15 बरस बाद 2015 में जब जम्मू कश्मीर के सीएम उन आतंकवादियों की रिहाई के आदेश देते हैं जिन पर देशद्रोह से लेकर आतंकवाद की कई धाराएं लगी हैं, तो संयोग से कश्मीर की सरकार में बीजेपी बराबर की साझेदार होती है। यानी कश्मीर को लेकर जो सवाल बीजेपी जनसंघ के जन्म से धारा 370 के जरिए उठाती रही, वही बीजेपी सत्ता में आने के बाद या सत्ता में सहयोग के दौर में कश्मीर को लेकर हमेशा उलझ जाती रही है। और संयोग यह भी देखिए, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम बनने के बाद 2015 में एक तरफा निर्णय लेकर अपनी सियासी जमीन पुख्ता बनाने की दिशा में जा रहे हैं, वही मुफ्ती 1999 में कंधार कांड के वक्त पीडीपी बनाते हैं। और वही मुफ्ती रूबिया अपहरण के वक्त सिर्फ एक बाप ही नहीं होते, बल्कि देश के गृह मंत्री भी होते हैं। यानी बीजेपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर में आतंकवाद को लेकर दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा रहे हैं। आतंक के घाव को मुफ्ती ने सहा है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए मुफ्ती मानवाधिकार की बात करते हुए आतंकवादियों को भटका हुआ मानकर मुख्यधारा से जोड़ने की बात खुले तौर पर करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कश्मीर के आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान को मानती रही है। इसीलिए कश्मीर के आतंकवादियों की निशानदेही हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से जोड़कर ही होती रही। ऐसे में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुफ्ती को निर्णय लेने की ताकत बीजेपी के समर्थन से मिली है
और बीजेपी चाहे तो मुफ्ती से समर्थन वापस लेकर उनके निर्णयों पर ब्रेक लगा सकती है। सवाल यह भी नहीं है कि मुफ्ती अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी के समर्थन से बना रहे हैं और बीजेपी को लग रहा है कि उसकी जमीन खिसक रही है। दरअसल सवाल सिर्फ इतना है कि कश्मीर को लेकर अभी भी दिल्ली और श्रीनगर का नजरिया न सिर्फ अलग अलग है बल्कि एक साथ खड़े होकर भी निर्णय इतने जुदा हैं कि केंद्र सरकार को कहना पड़ता है उन्हें मुफ्ती ने जानकारी नहीं दी और मुफ्ती कहते हैं कानूनन रिहाई के अलावे उनके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अब की बार तो फंस गई सरकार। मसरत की रिहाई के मसले पर कुछ ऐसी ही हालत बन गई है केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी विवाद जस का तस बना हुआ है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि मसरत की रिहाई के मसले की मुश्किल से आखिर निकले तो कैसे निकले। श्रीनगर में अशरफ वानी और दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। मसरत को लेकर इतनी मुश्किल है तो आने वाले वक्त में और जो जो नाम हम आपको बताने वाले हैं अगर वो छूटते चले जाए, उनकी फहरिस्त बढ़ती चली जाएगी तो मुश्किल क्या होगी। दरअसल 10-12 विधायक मुफ्ती साहब से मिलते भी हैं, आज विरोध भी दिखाते और इन सब के बीच दिल्ली में बीजेपी के भीतर से आवाज आ रही है कि गठबंधन तोड़ दीजिए। लेकिन पहले आइए सिलसिलेवार तरीके से समझे, मसला गठबंधन तोड़ने या साथ चलने का नहीं है। मसरत क्यों कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि हमने गलत नहीं किया। 2008 में पहली बार अमरनाथ भूमि मसले पर गिरफ्तार किया गया कि उस वक्त के मुख्यमंत्री जो राज्य के थे उन्होंने मसला सुलटाया और मसरत रिहा हो गए थे। ये 2008 की गिरफ्तारी थी। उसके बाद 2010 में 17 बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया इनके खिलाफ। जून में गिरफ्तारी, अगस्त में छूटते हैं, लेकिन अक्टूबर में दोबारा जो गिरफ्तारी होती है उससे लेकर जो फंसे उसमें पत्थरबाजी, दंगा भड़काना, अशांति फैलाना, राष्ट्र विरोधी तत्वों की मदद, इन सारे आरोपों के मसले छूटते इसलिए हैं क्योंकि इन सभी मसलों पर जमानत मिलती है। देशद्रोह, राज्य के खिलाफ साजिश, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 2 साल से ज्यादा जेल में आप रख नहीं सकते हैं जिसको जमानत मिल गई है। राज्य सरकार क्या करती? राज्य सरकार इसी बात का जिक्र भी कर रही है कि हमने तो दरअसल कोर्ट के आदेश को माना है और उसके तहत गिरफ्तार जो थे उनको अब रिहा कर दिया गया है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ाइए, मसला मसरत का नहीं है, मसला इसके आगे जाता है और फिर उसके आगे भी जाएगा। एक दो नहीं, फहरिस्त कितनी लंबी है जरा रिपोर्ट देखिए। मसरत रिहा हो गए, फख्तू रिहा होने के रास्ते पर हैं और बाकी 145 राजनीतिक कैदियों की फाइल जल्द ही खुलेगी। यानी कभी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ रहे मसरत और कभी जमायत उल मुजाहिदीन के कमांडर रहे आशिक हसन फख्तू और उसके बाद कश्मीर की जेलों में बंद 145 कैदियों की रिहाई भी आने वाले वक्त में क्या हो जाएगी? क्योंकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, यह मुद्दा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए चलने वाली बातचीत में जरूर उठा था, लेकिन वो आतंकवादी होंगे यह कभी किसी ने नहीं कहा। दरअसल जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर जो नजरिया दिल्ली का है उसमें मुफ्ती को केंद्र के साथ हुए इकरारनामे पर चलना चाहिए, लेकिन मुफ्ती सरकार जिस नजरिए से चल रही है उसमें लगता यही है कि उसने निकाहनामा तो केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ का पढ़ा है, लेकिन मोहब्बत कश्मीरी आतंकवादियों को लेकर कर रहे हैं। एक मैनिपुलेटेड ड्रामा है और कुछ ही नहीं है। इसलिए मेरी नजर में देखिए आप, अगर हमारे डॉक्टर साहब को भी रिहा किया जाएगा और ऑल द प्रिजनर्स हु आर इन द जेल्स। यानी निकाह और इश्क के बीच तलवार की जिस नोक पर मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार चल रही है उसका सच यही है कि मसरत के बाद जिन आशिक हसन फख्तू की रिहाई होने वाली है वो मानवाधिकार कार्यकर्ता वांचू की हत्या के आरोप में बीते 22 बरस से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, यानी रिहाई की वजह सिर्फ न्याय में देरी को बनाया गया और फाइल में लिखा गया कि 22 बरस से तो कश्मीर की जेल में कोई नहीं है और बाकी जिन 145 कैदियों की फाइल रिहाई को लेकर खुलने वाली है उसमें 67 कैदी अलगाववादियों के साथ नारे लगाते हुए गिरफ्तार हुए। आरोपों की फहरिस्त कमोवेश हर किसी पर राष्ट्रद्रोह और दंगा भड़काने से लेकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है। बाकी 78 कैदियों पर किसी न किसी वक्त आतंकवादी होने का तमगा सेना लगा चुकी है, यानी कैदियों की रिहाई का रास्ता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से आगे निकल चुका है, क्योंकि श्रीनगर की नजर में जो राजनीतिक कैदी हैं, दिल्ली की नजर में वो आतंकवादी, और दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगाववादी नेताओं को छोड़ने की मुहिम शुरू की है तो कहीं न कहीं ये फहरिस्त लंबी हो सकती है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। फहरिस्त कितनी लंबी होगी यह भी सवाल नहीं है। आगे का सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी अलगाववादियों से
पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की एक मुलाकात के बाद विदेश सचिव की मुलाकात वार्ता रद्द कर देते हैं। अब के दौर में वही विदेश सचिवों की मुलाकात पाकिस्तान में होती है, दिल्ली में मुलाकात होती है। श्रीनगर में क्या हो रहा है नज़ारा सामने है। तो क्या इस दौर में सबसे बड़ी व्यवस्था है कि क्या सरकार की नीतियों में यूटर्न आ रहा है? दरअसल पन्नों को पलटिएगा तो आपके जहन में आ सकता है 2014 के पहले की स्थिति, चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के मद्देनजर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने का जिक्र किया जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के जरिए इस बात का जिक्र किया गया कि कश्मीर में जो सरकार कर रही है हमारी जानकारी में नहीं है। इस मुद्दे को बनाया गया, उठाया भी गया, लेकिन इसके आगे का रास्ता क्या है, नीति है क्या, पॉलिसी है क्या, वो कौन सी दिशा है, रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए कश्मीर पर समझौता का रास्ता दिखाएगा? असल मुश्किल यही हो चली है, क्योंकि मुश्किल सिर्फ यह नहीं है कि कश्मीर में मुफ्ती ने मसरत आलम को रिहा कर दिया और दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर गिलानी से मुलाकात की। मुश्किल यह भी है कि सिर्फ 6 महीने पहले ही अलगाववादियों के साथ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात भर से प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश सचिव की वार्ता को ही रद्द कर दिया था और अब दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर श्रीनगर तक में अलगाववादियों से पाकिस्तान हाई कमिश्नर मिल रहे हैं, विदेश सचिव पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के सीएम पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों को जेल से रिहा कर रहे हैं। और इन सब के बीच बीसीसीआई भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की बिसात बिछा रही है। तो अब सवाल 3 है। पहला, क्या पाकिस्तान को लेकर सरकार यू टर्न के मूड में आ चुकी है? दूसरा, क्या कश्मीर पर कोई बड़े फैसले की राह पर सरकार निकल रही है? और तीसरा, क्या अमेरिकी दबाव काम कर रहा है? हो जो भी, लेकिन जिस रास्ते पाकिस्तान के हाई कमिश्नर दिल्ली में कश्मीरी अलगाववादी नेता गिलानी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद गिलानी ये कहने से नहीं चूकते कि आखिर कश्मीर को लेकर दिल्ली कब तक आंखें मूंदे रख सकता है। और अब संकेत साफ है कि केंद्र सरकार की हरी झंडी के बगैर ये मुलाकात संभव भी नहीं हो सकती है। तो क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खोलने के लिए मोदी सरकार के रुख में नरमी आई है, या फिर कश्मीर के सवाल को सरकार तब तक उछालना चाहती है जब तक ये राष्ट्रीय भावना से सीधे ना जुड़ जाए? यानी मुफ्ती और हुर्रियत दोनों की जमीन अगर एक है और उसी जमीन का लाभ पाकिस्तान भी उठा रहा है, तो मोदी सरकार जरूर चाहेगी कि कश्मीर को लेकर देशभक्ति की भावना उन्हीं के साथ देश की भी वैसे ही जुड़ जाए जिसका जिक्र आज वो संसद में कर गए। सवाल यह भी है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद इससे पहले जब राज्य के मुख्यमंत्री थे और गिलानी साहब बीमार पड़े थे, उस वक्त गिलानी के इलाज का पूरा खर्चा जम्मू कश्मीर सरकार नहीं उठाया था, बाकायदा हेलीकॉप्टर से उनको इलाज के लिए ले जाया गया था। रांची में थे, फिर वहां से बंबई ले जाया गया। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि वाकई श्रीनगर का जो नजरिया है वहां के आतंकवादी या सीधे कहें राजनीतिक कैदियों को लेकर दिल्ली का वो बिल्कुल अलग नजरिया है। कश्मीर से आगे बात दस्तक में होगी। ममता बनर्जी मुलाकात करने पहुंची, क्या चाहती हैं? कल तक कोस रही थी, आज मुलाकात के लिए क्यों आई? रिपोर्ट देखिए। $2,74,800 करोड़ जी, कर्ज का यही आंकड़ा है जिसने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। और इसी आंकड़े के तहत ही प्रधानमंत्री मोदी को कभी पानी पी पी कर कोसने वाली ममता बनर्जी को आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की चौखट पर आना ही पड़ा। दरअसल वित्त वर्ष 2014-15 में तकरीबन 2,75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार कर्ज माफ कर दे और राज्य से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से हरी झंडी मिल जाए। ममता का दावा है कि उन्होंने पिछली लेफ्ट सरकार के कार्यकाल में मिलने वाले रेवेन्यू को बढ़ाकर दुगना कर दिया, लेकिन कर्ज की मार ने विकास का डिब्बा गोल कर रखा है। ऐसे में अगर केंद्र साथ खड़ा हो जाए तो पश्चिम बंगाल के वारे न्यारे हो सकते हैं। जो चर्चा हुआ है, चर्चा का बाद में प्राइम मिनिस्टर जो कहा है वो कहा है कि ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल को कर्जा सबसे ज्यादा है, देश में सबसे अधिक है। लेकिन तब भी एक बात है, इसका परिस्थिति में भी आप लोगों ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन किया है फाइनेंस को, और आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम कोशिश करेंगे मिलजुल के अगर कोई हल निकाल सकता है। ध्यान दीजिए तो यूपीए सरकार के दौर में भी ममता बनर्जी ने मनमोहन सरकार का भी कई बार दरवाजा खटखटाया, वित्तीय पैकेज मांगा, लाभ चाहती थी, लेकिन मिला कुछ नहीं। बावजूद इसके वो केंद्र को समर्थन भी दे रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी सिंगूर नंदीग्राम के बाद ममता की छवि ऐसी बनी जिसमें विदेशी निवेश बहुत आया नहीं।
मुश्किल दूसरी भी है। क्या ये सौदेबाजी की स्थिति आ रही है, क्योंकि राज्यसभा में 12 सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं। राज्यसभा ही मुश्किल है बीजेपी के लिए, और शायद यही वजह है। दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण बिल अटका हुआ है, संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी उस संशोधन पर सहमति नहीं है, जहां पर किसानों की सहमति के बगैर उनकी जमीन नहीं ली जा सकती है। बावजूद इसके कुछ संशोधन आज सामने आए। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को जिस वक्त विरोधी घेर रहे थे, उसी वक्त सेवाग्राम में अन्ना हजारे सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणभेरी फूंक रहे थे। सरकार की दिक्कत यह है कि विकासवादी नीतियों के आसरे पूंजी निवेश बटोरने की चाहत में वो पीछे हट नहीं सकती, लेकिन बिल पास कराने के लिए जो संख्या बल चाहिए वो उसके पास है नहीं। और करेला नीम चढ़ा ये कि विरोधी तो विरोधी अपने भी बिल पर सरकार की टांग खींच रहे हैं। जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे को मंजूरी न लेने वाले सेक्टर से सरकार बाहर करेगी। आदिवासी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम पंचायत की मंजूरी जरूरी करेगी। किसानों को अपने जिले या क्षेत्र में ही शिकायत और अपील का अधिकार होगा। औद्योगिक कॉरिडोर के लिए सीमित जमीन ही अधिग्रहित की जा सकेगी। लेकिन क्या इस तरह के 6-7 संशोधनों के आसरे सरकार राज्यसभा में बिल पास करा लेगी? तो सवाल सीधा है कि बिल का भविष्य क्या होगा, या कहें तो भविष्य का बिल कैसा होगा। उधर अन्ना तो इस मुद्दे पर जेल भरो आंदोलन के मूड में है। अन्ना ने आज सेवाग्राम में बैठक कर साफ कर दिया कि वो सहयोगियों के साथ 25 मार्च से पदयात्रा करेंगे, और ये पदयात्रा 1100 किलोमीटर की यात्रा के बाद 27 अप्रैल को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। वर्धा से दिल्ली तक की पदयात्रा मुख्य रूप से भाजपा शासित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से गुजरेगी। भूमि अधिग्रहण, ममता की मुश्किल और इन सब के बीच कश्मीर गले की हड्डी बन चुका है। रास्ता क्या निकलेगा ये तय आने 24 घंटे के भीतर माना जा रहा है कि निर्णय लिया जा सकता है। क्रिकेट में कल 5वां मैच है और भारत जीत ही जाएगा। आयरलैंड से मैच है, ये माना जा रहा है। तो 10:30 बजे जरूर देखिए कार्यक्रम क्रिकेट का। लेकिन अभी मौसम